अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कंटेंट होने के बावजूद डिमोनेटाइज हो गया है या तुम एक फेसलेस एआई यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज यूट्यूब सिर्फ लो एफर्ट एआई स्लॉप चैनल्स को ही टारगेट नहीं कर रहा है। नई डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी आने के बाद से फेसलेस चैनल्स, एनिमेशन चैनल्स, स्टोरी टेलिंग चैनल्स और यहाँ तक कि ओरिजिनल स्क्रिप्टेड कंटेंट वाले चैनल भी डिमोनेटाइज होते जा रहे हैं। और जानने वाली बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन होने के लिए तुम्हारे चैनल का एआई ऑटोमेटेड होना या फेक होना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा चैनल कॉपी पेस्टेड भी दिख रहा है ना, या उसके जैसा भी दिख रहा है, तो यूट्यूब उसे डिमोनेटाइज कर सकता है। जैसे कि सेम थंबनेल, सेम टाइटल, सेम वॉइस पैटर्न्स। यूट्यूब का जो नया एल्गोरिथम है ना, ये इन चीजों को इनऑथेंटिक समझता है, फैक्ट्री मेड समझता है। तो फिर चाहे तुम्हारा कंटेंट 100% ह्यूमन मेड ही क्यों ना हो, वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम YouTube पर एआई यूज कर सकते हो या नहीं। सवाल अब ये है कि क्या YouTube के एल्गोरिथम को तुम्हारे चैनल में रियल ह्यूमन एफर्ट, ओरिजिनलिटी और यूनिक कंटेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 8 डेंजर सिग्नल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो तुम्हारे चैनल को डिमोनेटाइजेशन के रिस्क में डाल सकते हैं। और इससे पहले कि YouTube फ्लैग करे और तुम्हें पेनलाइज करे, बेहतर है कि तुम अपने चैनल को खुद ठीक कर लो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला टेस्ट, द स्वैप टेस्ट। आसान भाषा में बोलूं तो तुम अपने चैनल के 5 थंबनेल्स निकाल लो और अपने ही निश के टॉप 5 चैनल्स के थंबनेल्स को भी निकाल लो। अपने नेम, लोगो, प्रोफाइल पिक्चर, इन सबको हटा दो और सबको मिक्स करके ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर ये सारे वीडियोस एक चैनल पे डाल दिए जाए तो क्या इसमें से तुम्हारे वीडियोस को सेपरेट किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा जवाब है नहीं, तो तुम्हारा चैनल रिस्क में है, क्योंकि YouTube सिर्फ ये नहीं देख रहा कि तुम्हारा वीडियो ओरिजिनल है या नहीं। YouTube यह भी देख रहा है कि तुम्हारे पूरे चैनल में तुम्हारी अपनी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी है या नहीं बनी है। और स्पेशली फेसलेस चैनल्स के लिए ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब चैनल में कोई फेस नहीं होता है ना, कोई पर्सनल वॉइस नहीं होती, कोई रेकरिंग कैरेक्टर नहीं होता, कोई सिग्नेचर फ्रेमिंग नहीं होती, कोई स्टोरी टेलिंग आइडेंटिटी नहीं होती, कोई यूनिकनेस नहीं होती, तो YouTube मान लेता है कि पूरा चैनल एक टेम्पलेट पे काम कर रहा है और इसको फैक्ट्री या मास प्रोडक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि तुम अपने कॉम्पिटिशन्स को 1 to 1 कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो। इस चैनल में तुम्हारे चैनल में कम से कम एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी लेयर होनी चाहिए जिसे मास प्रोड्यूस करना किसी भी एआई के बस का ना हो। ये तुम्हारा फेस हो सकता है, तुम्हारी अपनी आवाज हो सकती है, या एक स्पेसिफिक एडिटिंग की लैंग्वेज हो सकती है, या तुम्हारा अपना एक स्टोरी टेलिंग का एंगल हो सकता है, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी नीश में, तुम्हारी एक्सपर्टीज, जिसे कोई और नहीं यूज कर सकता। तुम्हारे कंटेंट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें औरों से अलग कर रहा है। और अगर ये नहीं है, अगर तुम्हारा चैनल स्वैप टेस्ट में पास नहीं हो रहा, तो तुम बस एक टेम्पलेट यूज कर रहे हो और YouTube इस वक्त टेम्पलेट चैनल्स को ही टारगेट कर रहा है। नंबर 2, वॉइस फिंगरप्रिंट। एआई वॉइस यूज करने से तुम्हारा चैनल ऑटोमेटिकली डिमोनेटाइज नहीं होता, लेकिन अगर हजारों क्रिएटर्स वही सेम एआई वॉइस यूज कर रहे हैं तो वो वॉइस अपने आप में एक पैटर्न बन जाती है। और YouTube के लिए वॉइस फिंगरप्रिंट करना सबसे आसान सिग्नल है। YouTube सालों से रीयूज्ड म्यूजिक, कॉपीराइट ऑडियो और साउंड पैटर्न डिटेक्ट करता आ रहा है। उसके एल्गोरिदम में ये लर्निंग पहले से ही है। इसलिए एक बहुत ही कॉमन एआई वॉइस यूज करना YouTube के एल्गोरिदम को बहुत क्लियर सिग्नल देता है कि तुम ऑटोमेटेड चैनल चला रहे हो। और हो सकता है कि इससे कोई नुकसान ना भी हो, पर इसके साथ रिपीटेटिव थंबनेल, सेम स्क्रिप्ट पैटर्न्स, वही जेनेरिक एआई विजुअल्स, ये सब अगर मिला के तुम अपना ऑटोमेटेड एआई चैनल बना रहे हो तो डेफिनेटली तुम रिस्क में हो। तो पॉसिबल हो तो अपनी रियल वॉइस यूज करो या एआई ट्रेंड वॉइस क्लोन को यूज करो। बेस्ट है अगर नहीं बोल सकते तो वॉइस एक्टर हायर कर लो। और अगर फिर भी एआई वॉइस ही यूज करनी है तो ऐसा एआई वॉइस यूज करो जिसमें इमोशनल रेंज हो, पॉजेस हो, वेरिएशन हो और बहुत कॉमनली यूज नहीं हो रहा हो। क्योंकि 2026 में तुम्हारी वॉइस सिर्फ आवाज नहीं है,
तुम्हारे चैनल का फिंगरप्रिंट है। नंबर 3, थंबनेल पैटर्न्स। अपने चैनल का पूरा ग्रिड एक बार में देखो, और अगर हर थंबनेल में तुम्हें सेम लेआउट, सेम बैकग्राउंड, सेम कैरेक्टर प्लेसमेंट, सेम टेक्स्ट स्टाइल, सेम कलर और सेम कॉम्पोजिशन दिख रहा है ना, तो वो एक पैटर्न है जिसे एल्गोरिदम ट्रेस कर सकता है। ये तुम्हारे चैनल के लिए अच्छा नहीं है दोस्त। तुम्हारे थंबनेल्स क्लोन जैसे नहीं लगने चाहिए। तुम सेम ब्रांड डिजाइन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तुम्हारी अपनी एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी हो सकती है, पर सेम एग्जैक्ट कंपोजिशन हर बार तुम्हारे चैनल के लिए डेंजरस है। तुम अपने चैनल के लिए 8 से 10 यूनिक थंबनेल के फ्रेमवर्क्स बना के रख लो, जिसमें कैरेक्टर प्लेसमेंट, स्केल, कैमरा एंगल, टेक्स्ट पोजीशन, इमोशनल एक्सप्रेशन और विजुअल एलिमेंट्स को बदलते हुए तुम आराम से काम कर सकते हो। अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइजेबल रखो, वो यूनिक हो सकता है, पर सेम टेम्पलेट को, सेम थंबनेल टेम्पलेट को रिपीट मत करो। अगर ये मैकेनिकली आइडेंटिकल लग रहा है, अगर तुम्हारा थंबनेल ऐसा लग रहा है कि किसी टेम्पलेट से मास प्रोड्यूस किया गया है, तो तुम्हारा चैनल फैक्ट्री समझा जाएगा। यूट्यूब उसे समझेगा कि ये किसी फैक्ट्री से कंटेंट तुम बनवा रहे हो और उसे डिमोनेटाइज कर सकता है। नंबर 4, विजुअल वेराइटी इन योर ओन वीडियो। यस, अगर तुम्हारा पूरा वीडियो सिर्फ एक इमेज पे पैन जूम करके 8 से 10 मिनट का वॉइस ओवर है ना, तो यूट्यूब इसे मान लेगा कि ये लो एफर्ट टेम्पलेट चैनल है या 100% एआई जनरेटेड चैनल है। पर डेंजर सिर्फ एआई स्लाइड शो चैनल तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। अब इवन 2D 3D एनिमेशन चैनल्स भी फ्लैग हो रहे हैं। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 2D 3D एनिमेशन में काम करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर मुझ तक आए हैं। और जब हमने उनके चैनल का ऑडिट किया तो हमें क्या मिला? हमें कुछ नोटिसेबल पैटर्न्स मिले, जैसे सेम पेसिंग, सेम मूवमेंट्स, सेम फ्रेमिंग, सेम शॉट एंगल, सेम शॉट स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि विजुअल रिदम बिल्कुल आइडेंटिकल। तो सवाल ये नहीं था वहां पर कि क्या इस एनिमेशन को ह्यूमन ने बनाया है, सवाल ये भी है कि क्या ये कंटेंट विजुअली मीनिंगफुल लग रहा है या यूट्यूब के एल्गोरिदम को बस एक स्टैटिक रैपर लग रहा है किसी स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर ऐसा है तो इसके लिए तुम्हें अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट चेंजेस यूज करने होंगे, रियल मोशन यूज करना होगा, सीन वेरिएशन को बढ़ाना होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल एग्जांपल, डायग्राम्स, जूम इन इफेक्ट्स, एनोटेशन और विजुअल प्रूफ्स तुम्हें अपने वीडियो में ये सब डालना होगा। और जहां तक पॉसिबल हो रियल फुटेज का यूज करो। अगर सेम जेनरिक एआई विजुअल हर सीन पे लगा रहे हो, अगर तुम उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो दिक्कत है। ये जहां तक हो सके अपने लिए डिजिटल एसेट्स अपने क्रिएट करो। मैं ये नहीं कहता फेसलेस चैनल्स ऑथेंटिक नहीं होते, फेसलेस चैनल्स भी ऑथेंटिक हो सकते हैं, लेकिन तभी जब विजुअल्स में रियल क्रिएटिव इनपुट दिखे। नंबर 5, रिपीटिंग टाइटल्स एंड स्क्रिप्ट पैटर्न्स। यस, कुछ चैनल्स इसलिए हिट नहीं हो रहे कि उनका कंटेंट फेक है। वो इसलिए हिट हो रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट एल्गोरिदम को बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग रहा है। जैसे कि टॉप 10 टॉप 10 थिंग्स टू डू, टॉप 10 थिंग्स टू बाय, टॉप 10 थिंग्स टू अवॉइड, टॉप 10 सिटीज टू विजिट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर तुम्हारे कंटेंट में भी ऐसे ही टाइटल्स का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, जहां हर अपलोड में बस वर्ड स्वैपिंग हो रही है, तो एल्गोरिदम को तुम्हारा चैनल मैन्युफैक्चर्ड लगने लगा है। और यहां समझने वाली बात यह है कि डिफॉल्ट एआई रिटन स्क्रिप्ट्स रिस्की होते हैं, इसलिए नहीं कि एआई बैंड है, इसलिए कि एआई रिटन कंटेंट हमेशा पैटर्न हैवी होता है। अगर तुम हर स्क्रिप्ट के लिए एक ही प्रॉम्प्ट हर बार यूज कर रहे हो, तो तुम्हें हर बार सेम स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। हो सकता है तुम्हें यूनिक लगे, बट मशीन के लिए पैटर्न खोजना आसान काम है। इसलिए मल्टी फॉर्मेट वीडियो कंटेंट पे काम करो, जैसे मिथ बस्टिंग, केस स्टडी, ट्यूटोरियल, पर्सनल ओपिनियन, कंटेंट ट्रेंड, रिएक्शन या स्टोरी लेट ब्रेक डाउन। तुम एक ही चैनल में अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तुम्हारा निश सेम हो सकता है, बट तुम्हारा फॉर्मेट हमेशा अलग होना चाहिए। तुम्हारे चैनल का एक सिस्टम होना चाहिए जो कंटेंट में वेरिएशन क्रिएट करे, ना कि रिपीटेशन। नंबर 6, नेट इंफॉर्मेशन गेन। भले ही यूट्यूब तुम्हारे चैनल को डिमोनेटाइज ना करे, फिर भी तुम्हारा वीडियो ऑडियंस तक पहुंचने से पहले ही मर सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यूट्यूब तुम्हारे कंटेंट को अपने डिस्ट्रीब्यूशन इंजन में डालता है,
वो ये चेक करता है कि तुम्हारे वीडियो में क्या कुछ भी नया ऑफर करने को है। अगर तुम्हारी बात को तुमसे पहले ही काफी लोग बोल चुके हैं, तो YouTube को एक ही बात बोलने वाली 500 वीडियोस अब नहीं चाहिए। और इसी को नेट इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारी वीडियो में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी ही नीश के टॉप 5 या 10 क्रिएटर्स ऑलरेडी नहीं बोल रहे हैं? और अगर जवाब है नथिंग, तो तुम्हारा वीडियो ओरिजिनल नहीं है। एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, ये अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वीडियो में कुछ भी नया इंफॉर्मेशन नहीं है डिलीवर करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। तुम्हारी यूनिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक नया फ्रेमवर्क, थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स, तुम्हारी अपनी ओपिनियन क्या है, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस, कैन यू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे? क्या कोई नया केस स्टडी है तुम्हारे पास, या क्या कोई नया चेकलिस्ट है जो तुम अपनी ऑडियंस को दे रहे हो, या कुछ नया डेटा पॉइंट तुमने ऐड किया है? ये कुछ भी हो सकता है। YouTube को ज्यादा वीडियोस नहीं चाहिए, YouTube को ज्यादा यूजफुल वीडियोस चाहिए। इसलिए तुम्हारा काम बस मास अपलोड करना नहीं है, तुम्हारा काम है कुछ ऐसा अपलोड करना जो इंटरनेट पर गूगल की डायरेक्टरी में पहले से मौजूद नहीं है। शायद इसलिए भी व्लॉग्स ज्यादा चलते हैं, क्योंकि हर कंटेंट अपने आप में एक यूनिक कंटेंट होता है। नंबर 7, लो ट्रांसफॉर्मेशन। यस, अगर तुम्हारा वीडियो बेसिकली स्टॉक इमेजेस क्लिप्स, एआई इमेजेस स्क्रीनशॉट या रिसाइकल्ड टेम्पलेट्स पर वॉइस ओवर है, तो तुम खुद से सोचो ना कि तुम ओरिजिनल क्या कर रहे हो। अगर तुम स्टॉक फुटेज यूज ही कर रहे हो, तो तुम्हें इसमें अपनी ओरिजिनल एनालिसिस ऐड करनी होगी। अगर एआई इमेजेस यूज कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी ओर से डायरेक्शन इसमें डालना होगा। वेरिएशन करो, एडिटिंग करो, स्क्रीनशॉट्स के लिए कॉन्टेक्स्ट और कमेंट्री दो, स्ट्रक्चर ऐड करो। अगर गेम प्ले वीडियो बना रहे हो, तो अपनी कमेंट्री और फुटेज में जो हो रहा है उसको अच्छे से आपस में लॉजिकली कनेक्ट करो। इन शॉर्ट, हाई ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट कंटेंट को क्रिएटेड बनाता है, ना कि असेंबल्ड। और यही फर्क मोनेटाइजेशन रिस्क में सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। नंबर 8, डिस्क्लोजर मिसमैच। ये एग्जैक्टली इनऑथेंटिक कंटेंट जैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स दोनों में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और अगर तुम्हारा इशू डिसेप्टिव कंटेंट है, तो तुम्हें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और अगर तुम्हारा इशू इनऑथेंटिक कंटेंट है, तो तुम्हें ओरिजिनल और वेरिएशन लाने की जरूरत है, जिसमें ह्यूमन इनपुट दिखाई दे रहा हो। अगर तुम एआई से रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक पब्लिक फिगर्स या फेक रियल वर्ल्ड इवेंट्स बना रहे हो, या कोई ऑल्टर्ड फुटेज बना रहे हो, या कोई ऐसे सीन बना रहे हो जिसे व्यूअर्स रियल समझ सकते हैं, तो YouTube की एआई डिस्क्लोजर पॉलिसी तुम्हें समझने की सख्त जरूरत है। क्योंकि तुम थंबनेल, स्क्रिप्ट, वॉइस और विजुअल ये सब तो फिक्स कर सकते हो, पर फिर भी ट्रबल में आ जाओगे। अगर एआई जनरेटेड इमेज, ऑडियो या वीडियो यूज कर रहे हो, तो खुद से पूछो कि क्या एक नॉर्मल व्यूअर इस एआई जनरेटेड फुटेज को असली समझने की गलती कर सकता है? और अगर जवाब है हाँ, तो तुम्हें ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अगेन, यहां भी एआई ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, पर व्यूअर को मिसलीड करना प्रॉब्लम है। तो अपने नेक्स्ट अपलोड से पहले हर बार एक सिंपल ऑडिट करो। अपने लास्ट 15-20 वीडियोस को ओपन करो, और जो सिग्नल्स हमने अभी डिस्कस किए उसके अगेंस्ट अपने नए वीडियो को ऑडिट करो। क्योंकि 2026 में YouTube आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या ये कंटेंट ओरिजिनल है। YouTube आपसे ये पूछ रहा है कि क्या यह चैनल मोनेटाइज करने के लिए ऑथेंटिक है। और अगर तुम्हारा चैनल ऑलरेडी डीमोनेटाइज हो चुका है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भाई है यहां पर। अगली वीडियो में मैं फुल रिकवरी प्लेबुक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उसमें हम जानेंगे कि इन ऑथेंटिक कंटेंट स्ट्राइक के बाद भी तुम अपने मोनेटाइजेशन को वापस कैसे गेन कर सकते हो, वापस मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो कि वो वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। और अगर तुमको और ज्यादा जल्दी है, तो मैं पर्सनली भी कई चैनल्स को ऑडिट करता हूं, डिमोनेटाइजेशन रिस्क को फ्लैग करता हूं, और क्रिएटर्स को एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूं। तुम मेरी 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्त, YouTube का वेट मत करो कि वो तुम्हें बताए कि तुम्हारे चैनल में इनऑथेंटिक कंटेंट है। सिग्नल्स की लिस्ट मैंने तुम्हें दे दी है, तुम उसे अभी फिक्स करो, इससे पहले कि तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।